और हमारे साथ अनुपम तिवारी जी, रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़ चुके हैं। जी अनुपम जी, सबसे पहले तो आपको 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके बाद राजधानी दिल्ली की बात करेंगे। कर्तव्य पथ पर जिस तरह से आज हम 75वें गणतंत्र दिवस के उत्सव की कुछ ही समय बाद शुरुआत करने वाले हैं, सुरक्षा की यदि बात की जाए, हाई अलर्ट की यदि बात की जाए, तो क्या कुछ खास इंतजाम है और कितने संजीदा रहने की आवश्यकता है? प्रियंका जी, आपको और आपके चैनल को और समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से भी रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। जैसा प्रश्न आपने पूछा, निश्चित तौर पर ये रिपब्लिक डे की परेड एक बड़ा इवेंट है और भारत की राजधानी के एकदम हार्ट ऑफ द सिटी कर्तव्य पथ के ऊपर ये परेड हर साल होती है। और इसी परेड को देखते हुए, चूंकि वीवीआईपी का यहाँ पर मूवमेंट रहता है, विदेशों से लोग आते हैं, बड़े बड़े डिग्नेटरीज यहाँ पर बैठे होते हैं, तो इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर चाक चौबंद होना, सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर रखना, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो पूरे कर्तव्य पथ को और इनफैक्ट पूरे दिल्ली को, पूरे शहर को ही इस समय सिक्योरिटी से कई सारे लेयर के अंदर बांधा जाता है। सबसे इनसाइड कर्तव्य पथ के आसपास जो है सबसे हाई सिक्योरिटी वाला रीजन होता है और यहाँ पर सुरक्षा के सबसे कड़े बंदोबस्त होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप देखें, पूरी दिल्ली में, इनफैक्ट पूरे एनसीआर में अलग अलग जगहों पर आपको सुरक्षा की व्यवस्थाएं बेहतर दिखाई देंगी। यहाँ पर कई लेयर की सिक्योरिटीज दिखाई देंगी और सिर्फ पुलिस विभाग या सिर्फ सेनाएं ही नहीं, अलग अलग स्पेशल फोर्सेस, कमांडोज और तमाम खुफिया एजेंसियां भी पिछले कई दिनों से अलर्ट पर हैं और लगातार अपने इनपुट्स अपने सीनियर अधिकारियों को दे रही हैं। और इसी वजह से एक जीरो टॉलरेंस की नीति हम यहां पर रखते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी हमारे इस पवित्र त्योहार पर ना हो पाए, किसी भी तरह के आतंकवादियों के मंसूबे यहां पर कामयाब ना हो पाए। क्योंकि हमको यह भी याद रखना चाहिए कि जो भी फोर्सेस हैं अगेंस्ट इंडिया जो रहती हैं, जो भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती हैं, वो इस तरह के इवेंट को टारगेट करती हैं। वो टारगेट करती हैं कि इस तरह के इवेंट में गड़बड़ियां फैलाई जाएं, कुछ ऐसे हालात क्रिएट किए जाएं जिससे कि भारत की बदनामी हो। तो सुरक्षा व्यवस्था अपने हिसाब से इस तरह की कोई भी चीज होने नहीं देना चाहती है। और इसी वजह से करीब एक महीने से या इनफैक्ट उसके भी पहले से, जब से आप परेड की प्रैक्टिस शुरुआत करते हैं, उस समय से ही सुरक्षा की जबरदस्त व्यवस्था दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हो जाती है। तो आज का दिन अभूतपूर्व है और इस अभूतपूर्व दिन सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ देश की ताकत पूरी दुनिया देखे, ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों की भी जिम्मेदारी है और इसके ऊपर वो लगातार काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। 75वें गणतंत्र दिवस की यदि हम बात करें तो इस बार की जैसी थीम रखी गई है, लोकतंत्र की मातृका थीम है, यानी कि जननी, और भारत की आधी आबादी की यदि बात की जाए तो जिस तरह से इस बार प्रतिनिधित्व देने का मौका दिया गया है, सेना की तीनों टुकड़ियों में महिलाएं अग्रणी रहने वाली हैं, नेतृत्व करने वाली हैं। दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो उसमें भी महिला टुकड़ी सामने आ रही है। फ्रांस की यदि बात करें तो उनकी टुकड़ी के साथ ही साथ रक्षा सौदों पर बातचीत के भी आसार है। तो क्या लग रहा है आपको कि 22 जनवरी के बाद 26 जनवरी भी बेहद खास होने वाली है और कैसे आप इसे देख पा रहे हैं? निश्चित तौर पर प्रियंका, जैसे आपने इंडिकेट किया कि इस बार की थीम में महिलाओं को विशेष दर्जा दिया जा रहा है। परेड कंटिंजेंट पहले हम देखते थे कि पिछले कई सालों से महिलाएं परेड को लीड करती थी, लेकिन इस बार पूरा का पूरा कंटिंजेंट, कई सारी बटालियंस का कंटिंजेंट देखें, पूरा महिलाओं से भरा हुआ है। इसमें एक चीज भारत ने स्पष्ट कर दी है कि भारत एक जागृत लोकतंत्र है और भारत की जो ये जो जर्नी है लोकतंत्र में 75 सालों की, वो स्टेप बाय स्टेप अपने आप को बेहतर करती जा रही है। तभी हम देख रहे हैं कि फ्रांस जैसा बड़ा साझीदार, जो हमारा रक्षा के मामले में इस समय यूएसएसआर के बाद यानी रशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी है, उसके राष्ट्रपति हमारी परेड के बीच में रहेंगे, वो मुख्य अतिथि रहेंगे। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि पिछले जुलाई के महीने में, अगर आपको याद हो, तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी फ्रांस जाकर के उनकी बैस्टिल डे परेड में हिस्सा लिया था और उसी चीज को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं इमैनुअल मैक्रॉन साहब। और ये भारत के लिए एक बड़ी बात है क्योंकि एक इतना बड़ा साझीदार, एक अहम साझीदार जो 1947 से लगातार हमारे साथ रहा है, तमाम अप्स एंड डाउन्स में हमारे पीछे खड़ा रहा है, वो आज भी हमारे साथ उतनी ही दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ है। ये भारत की लोकतांत्रिक जीत है क्योंकि फ्रांस की जो लोकतांत्रिक वैल्यूज हैं वो दुनिया से छिपी हुई नहीं है। फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को लोकतंत्र सिखाया था 17वीं सेंचुरी में, और लिबरेशन की बात, लिबर्टी की बात सबसे पहले फ्रांस से उठी थी। और भारत जैसे देश जो जागरूक गणतंत्र है, उन्होंने लगातार 75 सालों से उन्हीं वैल्यूज को लेकर के
लिबर्टी की वैल्यूज और अपने नागरिकों में समानता का जो अधिकार है, उन सब चीजों को यहाँ पर लाया है और ये अमल करके दिखाया है कि किस तरह से एक डेमोक्रेसी को चलना चाहिए। हमारे देश में पिछले 75 सालों में सिर्फ एक छोटा सा लम्हा ऐसा रहा है जब इमरजेंसी के दौरान हमारी लोकतांत्रिक वैल्यूज को छीन लिया गया था। अदरवाइज मोर और लेस ये पूरा का पूरा एक जो जर्नी था वो बहुत बेहतर रहा है और परिपक्व होता जा रहा है। जैसा आपने कहा, 22 जनवरी को भारत ने एक आध्यात्मिक क्रांति देखी। जिस तरह से भारत के तमाम नागरिक 22 जनवरी के दिन अपने इष्ट श्री राम भगवान का जो उनका दर्शन था टीवी के माध्यम से या लाइव वहां पर जाकर के कर रहे थे, वो एक अभूतपूर्व चीज थी। पूरी दुनिया ने देखा है कि अलग अलग फिक्रों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में बटा हुआ ये देश किस तरह से एक आस्था के नाम पर एक हो जाता है और सबके लिए भगवान राम का अयोध्या में विराजना एक बड़ा इवेंट हो गया था। और उसी तरह से 26 जनवरी का जो ये इस साल का जो त्योहार है, इस साल का जो रिपब्लिक डे का जो इवेंट है जिसे महिलाएं लीड करेंगी, वो दर्शाता है कि भारत अपनी आधी आबादी को किस तरह से सबके सामने सबसे आगे लेकर के आ रहा है। और ये जर्नी वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि हमको याद रखना चाहिए कि अमेरिका जैसा लोकतंत्र भी आज तक एक भी महिला प्रेसिडेंट को नहीं दे पाया है और भारत में महिला प्राइम मिनिस्टर हो चुकी हैं, महिला राष्ट्रपति हो चुकी हैं और आज भारत की जो सेनाएं हैं वो महिलाओं के द्वारा अलग अलग बटालियंस में कमांड करी जा रही हैं। तो ये भारत की क्षमता है और भारत की मातृशक्ति की ताकत है जो दुनिया देख रही है और रिपब्लिक डे में इसको बहुत बेहतर तरीके से दिखाने की हमारी कोशिश रहेगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने यहाँ पर डिटेल में बताया है, यदि गणतंत्र की यदि बात करें तो गणतंत्र को मनाने का तो काम आज हम सब कर ही रहे हैं। 75वां गणतंत्र दिवस है, थीम भी यही रखी गई है। लेकिन कर्तव्य पथ से यदि दुनिया को भारत की ताकत दिखाने की बात की जाए तो सैन्य ताकत के साथ ही साथ, महिला ताकत के साथ ही साथ एक और ताकत इस बार हम दर्शाने वाले हैं और वो है सांस्कृतिक ताकत। यानी कि भारत की जो विरासत सदियों से रही है, करीब 100 से अधिक कलाकार वाद्य यंत्रों के साथ आज की परेड की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा भारत की सांस्कृतिक विरासत की बात की जाए, भारत के हथकरघा उद्योग की बात की जाए तो साड़ियों की विशेष प्रदर्शनी भी आज लगाई जाने वाली है। तो यानी कि कहीं ना कहीं हर चीज को समाहित किया गया है और सांस्कृतिक एंड पर देखा जाए, सैन्य एंड पर देखा जाए, आधी आबादी को नेतृत्व देने की क्षमता देखी जाए और या फिर आध्यात्मिक क्रांति की बात देखी जाए। क्या आपको लग रहा है कि चारों तरफ से विश्व गुरु बनने की जो दृढ़ इच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है, उसको भी कहीं ना कहीं कर्तव्य पथ से दुनिया को संदेश देने की कोशिश आज की परेड के जरिए की जाने वाली है? प्रियंका जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा काम रहा है हिंदुस्तान के लिए, वो मैं मानता हूं एक विजन देने का काम रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस समय अमृत काल की बात कही थी और जिस समय कहा था कि यह शुरुआत है और यहां से स्टेप बाय स्टेप हम 2047 तक अपने देश को विकसित भारत बनाने की ओर कदम बढ़ाएंगे, तो एक विजन देने की बात थी। रातों रात कोई देश विकसित नहीं होता है। विकासशील देश को विकसित बनाने के लिए सदियां लग जाती हैं और लेकिन भारत ने उसके लिए अपना एक टारगेट सेट किया है और ये जो विकास होगा, जो विकसित देश बनने की कल्पना है, वो सिर्फ केवल आर्थिक रूप से नहीं है। विकसित देश बनने की जो कल्पना है उसमें भारत का जो सांस्कृतिक रूप है वो भी दुनिया देखेगी, भारत का जो आध्यात्मिक रूप है वो भी दुनिया देखेगी और सैन्य ताकत तो देखे ही देखेगी। और सैन्य ताकत में जो सबसे बड़ी चीज भारत लेके आ रहा है वो है आत्मनिर्भरता का। ये भी प्रधानमंत्री का विजन है। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ और सिर्फ सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं है। हमारे छोटे उद्योग MSMEs के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया है और ये कहा है कि जब तक इन सब चीजों के ऊपर ग्राउंड लेवल पर काम नहीं होगा हम विकसित भारत नहीं बना सकते। तो इसी वजह से ये विजन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी विजन के तहत प्रधानमंत्री ने ग्राउंड लेवल पर एक छोटे से छोटे गांव से लेकर के बड़े बड़े शहरों तक, बड़े बड़े उद्योगपतियों तक एक रूपरेखा रखी है जिसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। आपने बहुत सही कहा कि ये कर्तव्य पथ के ऊपर आज जो दिखेगा वो सिर्फ हमारी सैन्य ताकत नहीं होगी, वो हमारी आध्यात्मिक ताकत भी होगी, कल्चरल ताकत भी होगी और हमारे छोटे उद्योगों की ताकत भी होगी। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि दुनिया जिस तेजी से बदल रही है उसमें जितना इंपॉर्टेंस अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का है उतना ही इंपॉर्टेंस वो जो छोटे छोटे उद्योग हैं, हथकरघा उद्योग हैं, जो बहुत ग्राउंड लेवल पर होते हैं, जो आबादी को बेहतर तरीके से एंगेज करते हैं और उनका पेट भरते हैं, उनकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो भारत इन सब चीजों को समेट करके कर्तव्य पथ पर दिखा रहा है और निश्चित तौर पर विश्व गुरु बनने की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ा रहा है। विश्व गुरु सिर्फ एक शब्द नहीं है। विश्व गुरु का मतलब यह होता है कि आप दुनिया को रास्ता दिखाएं। आप दुनिया पर राज नहीं करने जा रहे हैं, आप दुनिया को सही रास्ता दिखा रहे हैं और सही रास्ता निकलेगा बहुत सारी चीजों से। आपको आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, आपको सैन्य ताकत बढ़ानी पड़ेगी, आपको प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी रखनी पड़ेगी जिससे कि आपके दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र ना कर पाए और साथ ही साथ आपको अपनी विरासत को दुनिया के सामने रखना पड़ेगा, दुनिया को समझाना पड़ेगा
कि इतने लाखों वर्षों की ये विरासत है और जिसको हमने आज तक अपने पास अक्षुण्ण रखा है, इसको दुनिया को देखना चाहिए, समझना चाहिए और इससे सीखना भी चाहिए। तो भारत निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के विजन के सहारे इस चीज को दुनिया के सामने ला रहा है और दुनिया इसको बड़े हसरत तरीके से देख रही है। दुनिया चौंक रही है कि भारत, जिसको कि आज से 60-70 सालों पहले गरीबों का देश कहा जाता था, सांप सपेरों का और जंगलियों का देश कहा जाता था, वो आज इतनी तेज गति से कैसे दौड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर इसमें प्रधानमंत्री की सराहना करनी चाहिए और साथ ही साथ इस जर्नी में जितने भी लोग रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू और अप टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, जितने भी लोगों ने हमको डायरेक्ट किया है, डायरेक्शन दिया है, अलग अलग क्षेत्रों में, सिर्फ पॉलिटिकल बात ना करें, कल्चरल बात कर लें। ऐसे ऐसे हमारे पास कल्चरल एक्टिविस्ट रहे, क्लाइमेट के ऊपर काम करने वाले लोग रहे, नोबेल लॉरेट्स रहे, अच्छे खासे साहित्यकार रहे। इन सब की जो एक जो यज्ञ था, उस यज्ञ की अब पूर्ति होती हुई दिख रही है और भारत जो कहना चाहता था, जो कहना चाह रहा है, वो दुनिया देख रही है। जी बिल्कुल। आसमान में यदि अब भारत की ताकत की हम बात करें तो आज जिस तरह से परेड में फ्रांसीसी राफेल शामिल होने वाला है, इसके अलावा भारत के प्रचंड की बात करें, नाग की बात करें, मैं चाहूंगी आप इस पर ज्यादा प्रकाश डालें क्योंकि आप ज्यादा जानकार हैं मामलों के। देखिए प्रियंका जी, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा गर्व का विषय होता है क्योंकि मैं इंडियन एयरफोर्स से ताल्लुक रखता था, तो इस वजह से मेरी भी दिलचस्पी सबसे ज्यादा परेड में उन हवाई कारनामों पे होती है जो कि अभी थोड़ी देर के बाद दिखाई देंगे। अलग अलग फॉर्मेशंस में अलग अलग एयरक्राफ्ट हर साल उड़ते हैं, लेकिन इस बार खास ये है कि इनके फॉर्मेशंस अलग तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर एक आत्मनिर्भरता का एक पुट दिखाई देगा। यहाँ पर आपको LCA दिखाई देगा जो कि पूर्ण रूप से भारत के द्वारा खुद के लिए बनाया गया एक एयरक्राफ्ट है जिसको भारत अब दुनिया को बेचना चाहता है। यहाँ पर आपको ब्रह्मोस के मॉडल्स दिखाई देंगे कर्तव्य पथ पर चलते हुए। यहाँ पर आपको टैंक से वो मॉडल दिखाई देंगे जो कि भारत ने इंडिजीनियसली डेवलप किए हैं। तो ये सब चीजें भारत को और बड़ा बनाती हैं। जो सुखोई के जो कारनामे हैं, जो राफेल के कारनामे हैं, जो एक राफेल का जो मैरीन वर्जन है जो हम फ्रांस से लेने वाले हैं, जिसकी डील पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द वो हमारे यहाँ दिखाई देंगे हमारे समंदर के ऊपर तैरते हुए, उन सब का जो एक अवलोकन है कर्तव्य पथ के ऊपर, वो निश्चित रूप से शानदार रहने वाला है। और भारत दुनिया को ये बताने के लिए कोशिश कर रहा है कि हमारी जो ताकत है, वो हमारी जो डिफेंस की ताकत है, वो आत्मनिर्भरता के साथ बनी है और साथ ही साथ इसको हम कई स्टेप्स, कई लीप्स एंड बाउंड्स से आगे ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया इसको सराहे और भारत की जो एक क्षमता है सैन्य क्षेत्र में उसको देखे। जी बिल्कुल। तो सैन्य क्षेत्र में जो क्षमता है उसका तो लोहा लगातार हम मनवा ही रहे हैं, लेकिन यदि टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में भी भारत की पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान है। और यदि भारत के इंजीनियर्स की बात करें तो दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के इंजीनियर्स का, डॉक्टर्स का डंका बजता है। AI को लेकर भी आज विशेष तौर पर एक झांकी प्रदर्शित होने वाली है परेड पर लेकर कि किस तरह से भारत अलग अलग क्षेत्रों में AI का इस्तेमाल कर रहा है और AI के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर प्रियंका जी, नई टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने है, AI दुनिया का भविष्य है, टेक्नोलॉजी का भविष्य है, ये सब जानते हैं। और भारत इस क्षेत्र में, जिस तरह भारत ने सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व किया है, उसी तरह से AI और ड्रोन टेक्नोलॉजी वो फील्ड है जिसमें भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। और ये काम सिर्फ आप डिफेंस के चश्मे से मत देखिए, जो भी काम AI के क्षेत्र में और ड्रोन टेक्नोलॉजी में हो रहे हैं, उससे समाज को बहुत फायदा होने वाला है और भारत लगातार इस काम को कर रहा है। हेल्थ सेक्टर में ड्रोन के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फसलों की सिंचाई और बीजों के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, उनको ग्राउंड के ऊपर फैलाने में ड्रोन का इस्तेमाल और AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और भारत लगातार इस तरह के स्टार्टअप्स दे रहा है जिसको दुनिया अचंभे से देख रही है। तो आज कर्तव्य पथ पर भारत की इस भविष्य की टेक्नोलॉजी का भी दर्शन होने वाला है और निश्चित तौर पर ये एक बड़ी छलांग है। मैं कहता हूं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बाद हमारे इंजीनियर्स की, हमारे डेवलपर्स की एक बहुत बड़ी छलांग है जो दुनिया को अचंभित करने वाली है। AI दुनिया का भविष्य है, इसके प्रोस भी हैं, कॉन्स भी हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो कि प्रोस के ऊपर काम करेगा और इसकी जो नकारात्मकता है, जो नकारात्मक जिसके बारे में संदेह किया जा रहा है, उनको डाउनग्रेड करने की भारत कोशिश करेगा और दुनिया को दिखाएगा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग इंसानियत के लिहाज से और समाज के भले के लिहाज से कितने बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर ये जो दुनिया का भविष्य है टेक्नोलॉजी, भारत उसके ऊपर, भारत के इंजीनियर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं और भारत दुनिया को दिशा दिखा रहा है।
जी बिल्कुल अनुपम जी, यदि अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें तो चाहे सेना की हम बात करें, चाहे महिलाओं की नेतृत्व क्षमता की बात करें, चाहे छोटे उद्योगों का जिस तरह से आपने जिक्र किया था, इसके साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट की यदि हम बात करें तो डिजिटल पेमेंट के मामले में भी भारत ने जिस तरह से अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, जिस तरह का माहौल हम भारत में देख पाते हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो जब जयपुर पहुंचे तो उन्होंने चाय पीने के बाद भीम यूपीआई के माध्यम से एक पेमेंट किया। उसको लेकर आपको क्या लगता है कि चारों तरफ से जो कोशिश भारत के द्वारा जारी है, इसके सहारे विकसित राष्ट्र का जो सपना है कितनी जल्दी पूरा होते हुए देख पा रहे हैं आप? प्रियंका जी, निश्चित तौर पर जिस तरह प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 जो हमने डेडलाइन सेट करी हुई है, मुझे लगता है कि उससे काफी पहले हम उस चीज के काफी करीब पहुंच जाएंगे जो हमने सपना देखा है। डिजिटल पेमेंट एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमेरिका जैसा देश, इंग्लैंड जैसा देश, बड़े बड़े ताकतवर देश भी इतने छोटे पैमाने पर, लोअर लेवल पर, जहां पर मजदूर वर्ग काम कर रहा हो वहां पर डिजिटल ट्रांजेक्शन को पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करते रहे हैं और आज तक उसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। लेकिन हिंदुस्तान में देखते ही देखते कुछ वर्षों के अंदर डिजिटल पेमेंट का एक इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया जिससे दुनिया अचंभित है। और आप देख रहे हैं कि जैसा आपने एग्जांपल दिया कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी डिजिटल पेमेंट आज भारत में आकर ही किया था, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। दुनिया ये भले ही सिंबॉलिक हो, लेकिन हकीकत ये है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन भी इस चीज को बहुत ही ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और भारत की इस उपलब्धि को, डिजिटल पेमेंट की उपलब्धि को, यूपीआई के उपयोग को बहुत ही अचंभे के साथ देख रहे हैं। तो ये भारत की ताकत दिखाता है। जी बिल्कुल, अनुपम जी आपके पास मैं वापस लौट कर आऊंगी। अपने दर्शकों को सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमर ज्योति जवान पर अंतर्राष्ट्रीय
the buglers sounding the rouse, and the guard commander ordering Salami Shastros salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. A silence where quiet meets calm and time becomes tranquil, our hearts beating for those which now lie still. Time moves on to create a present, but in its wake it leaves behind stories, memories and heroes, some sung, but many unsung. And today as we celebrate our तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीद स्मारक पर पहुंचे हुए थे। अमर जवान ज्योति पर भारत के वीर सपूतों को, देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले शहीदों को 2 मिनट की श्रद्धांजलि के साथ ही 7 अंतसेना गार्ड के द्वारा सलामी दी गई। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी लगातार बने हुए हैं। जी अनुपम जी, कार्यक्रम की आज शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की। लगातार आपसे हम बातचीत कर रहे थे कि भारत जिस तरह से 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहा है और उस ओर कदम आगे बढ़ा चुका है। आज की जो आभा है, आज 75वें गणतंत्र दिवस पर चारों ओर का जो माहौल आप देख पा रहे हैं, उससे आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? देखिए प्रियंका जी, निश्चित तौर पर आज का जो माहौल है वो अभूतपूर्व है। और जिस तरह अभी आप अपने लाइव कवरेज में दिखा रहे हैं कि इतने 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी जो हमारी परंपरा है, हम सबसे पहले अपने उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हुआ है। अमर जवान ज्योति सिर्फ एक सिंबल नहीं है, वो याद करने का एक तरीका है कि हम अपने पूर्वजों को ना भूलें, उनकी कुर्बानियों को ना भूलें। और देश का जब सबसे ताकतवर व्यक्ति, देश का जो सबसे बड़ा नेता जब शुरुआत करता है उस अमर जवान ज्योति की ओर जाकर के उसको प्रणाम करके और उसके सामने 2 मिनट का मौन रख के, तो ये एक अलग संदेश देता है। ये देता है कि भारत कितना भी विकसित हो जाए लेकिन अपनी उस परंपरा को नहीं भूलेगा जिसके बल पर वो खड़ा हुआ है। और निश्चित तौर पर 2047 तक विकसित बनाने की ओर जब हमने कदम बढ़ाया है, अपने आप से एक वादा किया है, उस वादे को हम पूर्ण कर रहे हैं। ये आभा सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, जहां मैं लखनऊ में बैठा हुआ हूं वहां पर भी यही ऐसा ही शोर शराबा है, ऐसा ही एक माहौल है, ऐसी एक भाव भंगिमा है जिससे पता चलता है कि भारत अब उन भूली बिसरी जो गलतियां थी उनको नहीं करना चाहता है और एक नए तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी होगी, यहाँ पर भारत की वैज्ञानिक क्षमता होगी, यहाँ पर भारत की सामाजिक क्षमता होगी, भारत के जो निवासी हैं, जो डाइवर्सिटी है, उसको भारत एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगा और आगे चल के भारत अपने आप को दुनिया का विश्वगुरु बनाएगा। जैसा मैं कहता हूं, विश्वगुरु को आप सिर्फ शब्दों में मत लीजिए, ये है दुनिया को रास्ता दिखाने का एक तरीका। और भारत ने पहले भी इतिहास में ये काम किया है और भारत भविष्य में भी ये काम करेगा। तो निश्चित तौर पर जो पूरे वायुमंडल में जो एक आभा है, जो पूरे वायुमंडल में एक एटमॉस्फेरिक बदलाव है, वो यही इंडिकेट कर रहा है कि चाहे 22 जनवरी हो, चाहे 26 जनवरी हो या फिर आने वाला 15 अगस्त हो, ये सब जो रस्में हैं, ये भारत को 2047 की उसी सुबह की ओर लेके जा रही हैं जिस सुबह को हमने अपने लिए एक टारगेट चुना है, जिस सुबह को हमने माना है कि हम उस दिन तक विकसित हो जाएंगे और हम दुनिया को रास्ता दिखाना शुरू कर देंगे। तो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और भारत इन उपलब्धियों में चुप नहीं बैठेगा, इन उपलब्धियों पर गुणोत्तर रूप से अपनी वृद्धि करेगा और लगातार अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कदम बढ़ाता जाएगा। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से यहाँ पर लगातार जिक्र हो रहा है विकसित भारत का सपने की ओर एक एक कदम करके आगे तो हम बढ़ रहे हैं, लेकिन 75 साल के यदि हम इतिहास को देखें और 75वें गणतंत्र दिवस की यदि हम बात करें, तो जिस तरह से आज़ादी के साथ ही साथ 75वें गणतंत्र दिवस पर आज हम अपने आज के भारत पर गर्व कर सकते हैं। चाहे महिलाओं की भागीदारी की बात हो, चाहे व्यवसाय की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, जिस तरह से लगातार इस दिशा में काम हो रहा है और लगातार लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी 22 जनवरी के कार्यक्रम के बाद प्रभु श्री राम की स्थापना के बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए अपना समर्पण और राष्ट्र के लिए छोटे से छोटे व्यक्ति की जो भावना है, उनका जो योगदान है, उस पर बल देने की आवश्यकता है। क्या लगता है आपको, कितना हमें गर्व करने की जरूरत है जो आप आज दुनिया भर में तमाम देशों में जहां युद्ध की विभीषिका चल रही है, अलग अलग क्षेत्रों में कहीं संवैधानिक संकट है, कहीं लोकतंत्र का संकट बरकरार है, कहीं आजादी का संकट बरकरार है, ऐसे में भारतवर्ष पर गर्व करने की क्या क्या वजह हैं हम सब पर? प्रियंका जी, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। राम मंदिर बनाने वाले मूर्तिकार कल जब अपने गांव पहुंचे, बेंगलोर एयरपोर्ट पर जब उनका विमान लैंड किया,
तो उसके बाद उनको एक सेलिब्रिटी की भांति लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया, उनके साथ फोटोज खिंचवाई, और कल तक वो एक आम व्यक्ति थे, एक काम करने वाले व्यक्ति थे, और आज वो रातों रात एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। और इसके पीछे क्या थी? उनकी मेहनत, उनकी वो मूर्ति, भगवान राम की उस मूर्ति को बनाने का जो उनकी मेहनत थी, उसने उनको चमका दिया हिंदुस्तान के नक्शे पर। ये दिखाता है कि भारत अपने उस छोटे कारीगर को भी, उस निचले तबके के व्यक्ति को भी ऊपर लेकर आने की कोशिश कर रहा है, उसको मौका दे रहा है, उसको हौसला दे रहा है। और जब वो उस लेवल पर पहुंच जाता है तो भारत उस व्यक्ति को अंगीकार करता है, उसकी सफलता के साथ अपने आप को जोड़ता है और उसकी सफलता में खुशियां मनाता है। तो यही बदलाव है। इसको आप एक सिंबल समझिए कि भारत में जो 75 सालों की जो अपनी एक जर्नी है, उसको करने के बाद हर उस एक चीज के ऊपर काम किया है जहां पर उसको रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सैन्य क्षेत्र हो या फिर सामरिक क्षेत्र हो। हर जगह पे भारत ने काम है और सभी उपलब्धियां आज 75 वर्षों बाद हमको दिखाई दे रही हैं। अब रही बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस समय बहुत सारे कुचक्र चल रहे हैं, अलग अलग देशों में युद्ध का माहौल है, युद्ध खत्म नहीं हो रहे हैं, जातीय संघर्ष हो रहे हैं, और कुछ बड़े देश लालच दिखा करके छोटे देशों के ऊपर हावी हो जाना चाहते हैं। तो इस तरह का जो वक्त है, उस वक्त में भारत जैसी डेमोक्रेसी का जो स्थान है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारत ने इसको इंडिकेट भी किया है। G20 समिट में भारत ने दिखाया था किस तरह से वो पूरी दुनिया को नेतृत्व दे सकता है। वो सिर्फ एक इंडिकेशन था। इसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ओर हमने अपना मजबूत कदम बढ़ाया है। हम चाहते हैं कि हमारा शुमार उन चुनिंदा देशों में हो जो कि वीटो पावर रखते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों को सुलझाने के लिहाज से। और चूंकि अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे रशिया हो, ये सारे देश भले ही सुपर पावर जी The smartly turned out president's bodyguard in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on their magnificent horses, the senior-most regiment of the Indian Army, that is 251 years old since its raising in 1773. A unique and distinct regiment as it carries out mounted ceremonial duties for the president. Their officers and men, excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. And now you get to see the special presidential carriage that is making its appearance. तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अपने विशेष कैरेज के साथ, विशेष रथ के साथ प्रस्थान करेंगी। और इसी बीच हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी भी लगातार बने हुए हैं। जी अनुपम जी, अपने दर्शकों को हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, भारत के आन बान शान की वो तस्वीरें जिसे आज कर्तव्य पथ से पूरी दुनिया देखने वाली है। महामहिम राष्ट्रपति जी अब कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करने वाली है। प्रेसिडेंशियल टुकड़ी जो उनकी विशेष रहती है और इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति का वो विशेष रथ जिसके साथ वो आज प्रस्थान कर रही हैं। जी देखिए कितना अभूतपूर्व दृश्य है। देखिए परंपरा और आधुनिकता का एक जबरदस्त मेल आपको राजपथ पर आज दिखाई दे रहा है कि किस तरह से भारत की सर्वोच्च जो व्यक्ति हैं, भारत की जो लीडर हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, वो आज भी परंपरा के को साथ में लेकर के ये चैरियट पर आने की जो परंपरा है, घुड़सवारों के साथ आने की परंपरा है, बहुत पुरानी है। कई बार ऐसा कहा गया था कि इसको बदल देना चाहिए, लेकिन भारत ने परंपरा को हमेशा एक अच्छा स्थान दिया है। तो आज भी सिंबॉलिक रूप से ही सही, भारत अपनी परंपरा के साथ, भारत के राष्ट्रपति अपनी परंपरा के साथ कर्तव्य पथ पर पहुंची है। और वो एक अभूतपूर्व दृश्य है, क्योंकि वो राष्ट्रपति कोई सामान्य महिला नहीं है, वो भारत के एक ट्राइब्स का नेतृत्व करने वाली महिला है, उनको रिप्रेजेंट करने वाली महिला है। ये दिखाता है कि भारत अपने समाज के उस वर्ग को भी सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा सकता है जिसको ज्यादातर पिछड़ा हुआ समझा जाता है, जिसको माना जाता है ये विकास की जो धारा है उससे बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन एक ट्राइबल मूल से निकलने वाली महिला आज भारत की राष्ट्रपति है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और ये एक भारत की डेमोक्रेसी की दृढ़ता को दिखाता है कि भारत एक ऐसा जीवंत गणराज्य है, जीवंत लोकतंत्र है, जो कि अपने हर एक नागरिक को ये अवसर देता है कि वो सर्वोच्च शिखर तक पहुंच पाए। और निश्चित तौर पर ये जो दृश्य होता है, राष्ट्रपति जी का आना, मुख्य अतिथि के साथ उनका मिलना और उसके बाद अपने मंच तक पहुंचना, ये हमेशा भाव विभोर कर देता है। और जब राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जैसी हो, जो कि एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हो, एक महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हो,
तो निश्चित तौर पर मजा दुगुना हो जाता है और ये भारत के लिए वाकई में गर्व करने की बात है। जी बिल्कुल। तो भारत की राष्ट्रपति जिस तरह से महिला राष्ट्रपति आदिवासी क्षेत्र का नेतृत्व करती हैं, ये तमाम उदाहरण आपने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। लेकिन आज गणतंत्र दिवस परेड की ये जो आभा होती है, इसका एक एक क्षण, इसकी एक एक परंपरा हर भारतीय के मन को कहीं ना कहीं गर्व से भरने का काम करती है। जिस तरह का प्रदर्शन सांस्कृतिक रूप से, पारंपरिक रूप से किया जाता है और जिस तरह की ताकत और अहमियत दिखाने की कोशिश यहां पर की जाती है। लगातार परंपराओं का तो हम साथ दे ही रहे हैं, लेकिन परंपरा और आधुनिकता के मेल की यदि हम बात करें तो भारत पिछले 75 वर्षों की यदि हम बात करें तो लगातार वो जो परंपराएं शुरू हुई हैं, लेकिन उसमें नई नई चीजें हमेशा जोड़ी जाती हैं। इस बार महिलाओं की यदि बात करें तो सेना की टुकड़ियों के साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ी के साथ ही साथ मोटरसाइकिल पर जो स्टंट करेंगी वो भी महिला ही करेंगी। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये भारत की ताकत को दिखाता है प्रियंका जी, भारत की मातृशक्ति की ताकत को दिखाता है। ये दिखाता है कि भारत ने अपनी आधी आबादी को कितने अवसर प्रदान किए हैं और उनको आगे बढ़ने का पूरा प्रयास, आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। तो कर्तव्य पथ पर वही दिखता है जो कि वास्तव में पूरे देश का माहौल होता है। और अगर पूरे देश का माहौल इस तरह का है कि वो अपनी आधी आबादी को बाहर लाना चाहता है, उनको अधिक अवसर देना चाहता है, उनके ऊपर प्रतिबंध हटाना चाहता है, अब ये मैटर नहीं करता है कि वो किस समाज के किस वर्ग से आती हैं। वो पिछड़े वर्ग से भी हो सकती हैं, दलित वर्ग से भी हो सकती हैं या ऊंचे वर्ग से, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकती हैं। हर जगह पर महिलाएं भारत को नेतृत्व दे रही हैं, तो ये अभूतपूर्व है। और जिस तरह आपने कहा कि मोटरसाइकिल पर स्टंट, जिसको बहुत कठिन काम माना जाता है, उसको भी आज महिलाएं करने वाली हैं। यहां तक कि फाइटर प्लेन को चलाना, जिसके बारे में आज से एक दशक पहले सोचा नहीं जा सकता था कि महिलाएं इस विधा में भी आ सकती हैं, या आर्मी की जो कॉम्बेटेंट फोर्स है, जहां पर मुख्य लड़ाकू दल होते हैं, वहां पर महिलाएं आ सकती हैं। एक दशक पहले इसके बारे में कल्पना नहीं करी जाती थी, लेकिन आज वो सब चीजें हकीकत है और कर्तव्य पथ से भारत इन सब चीजों को पूरी दुनिया को दिखा रहा है। और ये दिखा रहा है कि भारत किस बदलाव की ओर अग्रसर है, क्योंकि आधी आबादी को बिना प्रतिनिधित्व दिए हुए आप किसी भी देश के विकास की कल्पना ही नहीं कर सकते हो। सिर्फ पुरुषों का विकास नहीं होता है। असल में यही मूलभूत भारत ने शुरुआत से मातृशक्ति के ऊपर जोर इसी वजह से दिया है, क्योंकि जब एक महिला विकसित होती है तो उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार विकसित हो जाता है। पुरुष एक इंडिविजुअलिस्टिक सोच रखता है, वो सिर्फ अपने ताकत के बारे में सोचता है, लेकिन महिला समाज के हर वर्ग को ताकत देने का प्रयास करती है। तो ये एक भारत की सोच है और यही सोच आज परेड के माध्यम से, आज तमाम तत्वों के माध्यम से, कर्तव्य पथ के माध्यम से पूरी दुनिया देखने वाली है। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आती हुई तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ कर्तव्य पथ पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ मौजूद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो तमाम गणमान्य लोग कर्तव्य पथ पर पहुंच चुके हैं। महामहिम राष्ट्रपति भी कुछ ही समय में कर्तव्य पथ पर होंगी और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हमारे साथ लगातार रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी बने हुए हैं। जी अनुपम जी, महिला शक्ति की जो आप बात कर रहे थे, मोटरसाइकिल स्टंट की बात तो हो रही थी, बेहद कठिन काम है और रोमांचक, हैरत अंगेज काम, धड़कने बढ़ाने वाला ये क्षण होता है जब कर्तव्य पथ पर यह कारनामा दिखाया जाता है। भारत की आसमानी ताकत की यदि बात करें तो आसमानी ताकत में भी दमखम आज दिखने वाला है और उसमें भी 17 महिला पायलट आज उस कंटिजेंट का हिस्सा होंगी जो आसमान में भारत की एयरफोर्स का दमखम दिखाने वाली हैं। निश्चित तौर पर हवाई, जैसा मैंने कहा था कि आज से एक दशक पहले तक ये सोचना थोड़ा मुश्किल लगता था कि महिलाएं भी 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ने वाले उस विमान को चला सकती हैं, वो भी फुल्ली लोडेड एयरक्राफ्ट को, जिसमें मिसाइलें लगी हों, तमाम हथियार लगे हों, उसको लेकर के फ्लाई कर सकती हैं और दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकती हैं। क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? लेकिन एक दशक के अंदर हमारी महिलाओं ने, हमारे देश की वीर नारियों ने इस चीज को करके दिखाया है कि कठिन कितना भी डगर हो, हर जगह पर हमारी महिलाएं सबसे आगे लीड करती हुई दिखाई देती हैं। आज जब आप देखेंगे परेड कंटिंजेंट जो हवा में दिखाई देगा, जैसा आपने कहा था कि 17 महिला पायलट्स हैं, लेकिन सिर्फ इन 17 की बात मत करिए, इनके पीछे आप उन और महिलाओं की ताकत देखिए जो आपको हवा में उड़ते हुए नहीं दिखाई देंगी, लेकिन इन एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करते हुए तमाम ATCs में दिखाई देंगी, इन एयरक्राफ्ट को तैयार करते हुए तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट्स में दिखाई देंगी, लॉजिस्टिकल सेक्शंस में दिखाई देंगी, जो कि पूरा एक तंत्र होता है किसी एयरक्राफ्ट को हवा में भेजने के पीछे। तो सिर्फ एयरक्राफ्ट उड़ाना एक बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उस तंत्र को नेतृत्व देना जो कि महिलाएं हर एक क्षेत्र में कर रही हैं। इंडियन एयरफोर्स की बात करें, आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें या पुलिस विभाग की बात करें, हर जगह पर समाज के अलग अलग हिस्सों में आज जब आप गांव गलियों में जाते हैं, आपको महिला कांस्टेबल भीड़ को नियंत्रित करती हुई दिखाई देती है।
आज से कुछ समय पहले तक ये कल्पना के बाहर था कि ऐसे उपद्रवी तत्वों को जो कि भीड़ भाड़ का फायदा उठाते वहां पर एक महिला उनको कंट्रोल कर सके। लेकिन आज महिलाएं करके दिखा रही हैं। महिलाएं आज बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स को गवर्न कर रही हैं, डीएम के रूप में बैठी हुई हैं, प्रदेशों को चला रही हैं, देश को चला रही हैं और भारत के गणराज्य को भी चला रही हैं। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि भारत की जो आधी आबादी है वो समुद्र से लेकर के जमीन और जमीन से लेकर के आसमान तक हर क्षेत्र में भारत को एक नेतृत्व दे रही है। और जो भारत की जो बाकी जो 50% पुरुषों की आबादी है वो आबादी बड़े विस्मय के साथ महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को देख रही है और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। और यही जो सोच है भारत की, ये दुनिया में भारत का नाम बहुत आगे ले जा रही है और भारत की क्षमता को पूरी दुनिया हैरत अंगेज तरीके से देख रही है। जी बिल्कुल। आज की यदि परेड की हम खास बात करें तो पहली खास बात तो महिला है और दूसरी खास बात एक ये है कि जिस तरह से अलग अलग वाद्य यंत्रों के साथ ही साथ शंख नगाड़ों के साथ आज कर्तव्य पथ पर परेड का आगाज होने वाला है। शायद गणतंत्र दिवस की परेड के इतिहास में ऐसा पहली बार होने वाला है जब शंख नगाड़े और ये तमाम ध्वनियां हमें कर्तव्य पथ पर सुनाई देने वाली हैं। निश्चित रूप से ये भी एक बहुत एक बड़ी चीज है। मैं तो ये कहता हूं कि 75 वर्षों में भारत ने पता नहीं क्यों इन सब चीजों से गुरेज किया था कि हम वाद्य यंत्रों को, शंख ध्वनि को या फिर इस तरह के यंत्रों को जिनका एक खास समुदाय के साथ जुड़ाव माना जाता है उनसे बचने का प्रयास किया था। लेकिन अब भारत बदल चुका है। अब भारत के जो डीएनए में है वो धर्म और जातियां अब नहीं रह गई हैं। अब भारत अपने कल्चर को दिखाता है। भारत ये दिखाता है कि हमारा कल्चर है। शंख ध्वनि आदिकाल से हमारे एक परंपरा का हिस्सा रही है। तमाम वाद्य यंत्र दक्षिण भारत के विशेष करके जो बड़े बड़े डमरू होते हैं वो हमारे कल्चर का हिस्सा रहे हैं। शहनाइयां हमारे कल्चर का हिस्सा रही है। तो इन कल्चरल एस्पेक्ट्स को दुनिया के सामने दिखाने में हमें गुरेज नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है और ये बदलाव मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी आध्यात्मिक प्रगति को, हमारी सांस्कृतिक प्रगति को दिखाता है। ये दिखाता है कि अब हम बंधनों में नहीं जकड़ने वाले हैं। अब अगर हमको कोई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या पहनावे के नाम पर या वाद्य यंत्रों के नाम पर बांटने की कोशिश करेगा तो हम अब इसके लिए तैयार नहीं है। हम अपने कल्चर को एक समावेशी रूप में दुनिया को दिखाएंगे और उस पर गर्व करेंगे, उसको छिपाने का प्रयास नहीं करेंगे। शंख ध्वनि हमारे एक परंपरा का हिस्सा रहा है। तो इतने महत्वपूर्ण अवसर पर वो ध्वनि क्यों नहीं होनी चाहिए। और जिसने भी इस चीज के बारे में सोचा है मैं उसको नमन करता हूं, उसको थैंक यू बोलता हूं, उसको सैल्यूट करता हूं कि भारतीय परंपरा को जब तक आप कर्तव्य पथ पर खुल करके नहीं दिखाएंगे तब तक भारत को सही प्रतिनिधित्व आप नहीं दे पाएंगे। और इसी बात के साथ मैं क्षमा चाहता हूं, अपने विदा लेता हूं क्योंकि कहीं और मुझे जाना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी हमसे बातचीत करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।